ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स के अवेयरनेस के पर्पस से। आज का वीडियो रहेगा, ऑटिज्म अवेयरनेस है लेकिन वो पेरेंट्स के लिए। कहाँ कहाँ वो गलतियाँ करते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं और बाद में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो उस चीज़ को जान लें पहले ही, तो वो गलती करे ही नहीं, फिर बाद में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, बाद में अफसोस ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम हमेशा इस पे बात करते हैं कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। बहुत बारी जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इसलिए बार बार हम ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में पेरेंटिंग का सीरीज चलाते हैं, पेरेंटिंग का एपिसोड डालते हैं कि प्रॉपर पेरेंटिंग भी ज़रूरी है बच्चे को सही से डील करने के लिए, उसको सही से ट्रीट करने के लिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम बार बार बोलते हैं कि बच्चे को आपके पहले ऑटिज्म है, ADHD है, SPD है, या फिर उसको डिसलेक्सिया है, या उसको डाउन सिंड्रोम है, या उसको एस्पर्जर्स है, या फिर उसको PDD है, या फिर उसको GDD है, इस तरह के डिफरेंशियल डायग्नोसिस कितने ही सारे हैं। तो सबसे पहले तो ये पता हो जाना चाहिए कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, और नहीं पता है तो ओवरऑल इतना तो पता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, क्योंकि शरीर उसका सही बढ़ते जा रहा है, उस एज ग्रुप के हिसाब से शरीर सही बढ़ रहा है, लेकिन समझदारी नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब कि शारीरिक ग्रोथ सही है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास। तो जब प्रॉब्लम ये है तो फिर सॉल्यूशन भी इसी तरह का कुछ होना चाहिए, उसके न्यूरो डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। अब चूंकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो रहा है ना, तो क्या है कि एक न्यूरोलॉजिकल एज होती है, मतलब कि एक सर्टेन एज में क्या होता है ना कि 2.5 साल के एज तक बच्चों में फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल दोनों माइलस्टोन्स प्रॉपरली डेवलप कर जाते हैं। तो मतलब क्या है कि 2.5 साल के एज का बच्चा बढ़िया से चल भी लेगा, दौड़ भी लेगा, उठक बैठक भी कर लेगा, और उसी के तरह वो बातें बनाना भी जान जाएगा, झूठ सच करना भी जान जाएगा। तो वो बातें बनाना भी सीख लेगा, मतलब लॉजिकल रीजनिंग भी डेवलप कर जाती है। तो ये 2.5 साल के एज तक डेवलप कर जाना चाहिए। तो वो नॉर्मल माइलस्टोन्स होते हैं। कुछ कुछ बच्चों में कुछ डिले भी हो जाता है, जैसा मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स से बात किए तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल के एज के बाद थोड़ा सा ये लगा कि बोल नहीं रहा। हम लोग आसपास के ये से कंपेयर किए तो लगा कि क्यों इसमें डिले हो रहा है, लेकिन लगा कि और गाँव में सुन के रखा था कि वो फलाने का बच्चा लेट से बोला था, लेट से ये करा था। हमारे घर में भी कुछ कुछ लोग ऐसा है कि वो लेट से बोला था, इसलिए हमने सोचा कि चलो ये भी थोड़ा लेट से बोलेगा या फिर समझेगा, या फिर उसको मतलब प्रॉपर इसका डेवलपमेंट समय के साथ हो जाएगा। लेकिन समय निकल गया और बच्चे में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई। तो नहीं हुई तो अब जाके प्रॉब्लम है, हो सकता है क्लासिकल ऑटिज्म में आ गया, या फिर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको हो गई। तो जब ऑटिज्म की हम बात करते हैं, इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, तो एक टर्म आता है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म सब लोगों ने सुना होगा। अब वर्चुअल ऑटिज्म ऐसा कुछ ऑटिज्म टाइप कुछ नहीं है। जब नहीं होता है कि हमको कुछ नाम समझ में नहीं आता चीज़ों का, तो फिर उसके बाद हम कुछ भी रख देते हैं। तो अब क्या है कि नहीं होता है कि जैसे किसी को आप देखेंगे रास्ते चलते, जैसे मीम मटेरियल के तौर पे आता है कि हमारे मतलब 1.25 करोड़ की आबादी में 25 से 30 करोड़ तो अजय देवगन घूमते। मतलब ये पहले स्टाइल चलता था, वो अजय देवगन वाला हेयर स्टाइल, और वही गुटखा पान चबाने वाला, और उसी तरह गर्दन टेढ़ा करके चलने वाला। तो ये एक तरह का मीम मटेरियल। तो अब क्या है कि अजय देवगन तो वो नहीं है, अजय देवगन टाइप है, तो इसलिए उसका नाम ऑटिज्म तो नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें, तो वर्चुअल ऑटिज्म कह दिए कि मतलब ये वर्चुअल सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के। हो भी क्यों नहीं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले को दुनिया में सिर्फ ऑटिज्म ही समझा जाता है। इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे कोई ध्यान देता नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इतना समझ लीजिए कि हमने मान लिया कि कोई एक दर्द की बात करें
कि कमर दर्द का मरीज आया, तो उस कमर दर्द में क्या होता है कि हमने मान लिया कि मरीज ने कहा कि हमको लोअर बैक पेन है, डॉक्टर ने लिख लिया लोअर बैक पेन। मरीज तो इतना ही जानता है कि हाँ लोअर बैक में पेन हो रहा है, वो तो बेचारा बताएगा, उसको नहीं पता है ना कि एग्जैक्ट कौन से ये पे है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है उसका, उसके बाद से कहाँ एग्जैक्ट वो सिचुएशन हो रहा है, उसका सरफेस क्या है, उसकी पूरी एनाटॉमी पेशेंट को पता नहीं, तो वो चीज़ें नहीं बता पाएगा, क्लिनिकली वो चीज़ें नहीं बता पाएगा। इसलिए वो आपके पास या डॉक्टर के पास गया है। डॉक्टर का काम है सही डायग्नोसिस करना। तो डॉक्टर भी अगर लोअर बैक पेन लिख देगा और उसके बाद से उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, तो हो सकता है कि वो डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, पेशेंट ठीक ना हो। इसीलिए होता है ना कि आप जब दर्द में कहीं जाते हैं, डॉक्टर पेन किलर लिख दिया, 1-2 दिन खाया, फिर उसके बाद से प्रॉब्लम वहीं की वहीं रही। तो उसके लिए क्या होता है कि लोअर बैक पेन तो हमारा एक वो मोटा मोटी सिम्टम हो गया, लेकिन हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस कुछ होना चाहिए, डायग्नोसिस तो होनी चाहिए ना। तो उसमें अब वो लोअर बैक पेन है तो स्पाइन से है, मतलब स्पाइन से जनरेटेड हो रहा है, या फिर वो आसपास के कुछ मसल्स जो हमारे होते हैं, जैसे पायरिफॉर्मिस की बात करें तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम तो नहीं है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, उनमें कुछ डिस्फंक्शन तो नहीं आ रहा, पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन तो नहीं आ रहा। इसके अलावा कहीं हिप के आसपास में, क्योंकि हिप रीजन का पेन भी क्या होता है कि उधर रेफर करता है, बैक लोअर बैक में रेफर करता है, तो कहीं हिप में ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है, कहीं उस पेशेंट को लंबैगो तो लोअर बैक पेन हो गया लेकिन स्लिप डिस्क तो नहीं है, डिस्क हर्निएशन तो नहीं है, इसके अलावा कहीं उसको स्पाइन टीवी तो नहीं है। इस तरह के कितने सारे ये हैं कि वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो ये एक स्किल्ड डॉक्टर ही उसको डायग्नोस कर सकता है। इसी तरह से जो ऑटिज्म या फिर इससे ये होता है ना, तो ये नहीं कि अब वही बात होती है ना कि अब जब कहीं आप गए लेके बच्चे को किसी ऑटिज्म सेंटर पे, ऑटिज्म के रिहैब सेंटर पे, तो वहाँ आप गए तो उन लोग भी यही मान के आते हैं कि ऑटिज्म होगा तभी तो लेके आया है, और पहले ही दिन डायग्नोज कर दिया कि ऑटिज्म है। ज़्यादा जहमत उठाने का वो सोचते भी नहीं है, बस पहले दिन कह दिया ऑटिज्म है। आप भी सोच के यही गए थे ऑटिज्म है, उसने भी कह दिया यही ऑटिज्म है, बस आप कंफर्म हो गए। तो ये बात ऐसे ही हो गई ना, कि नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं वाली बात है, मतलब जी के दुनिया पे एहसान कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि इसमें भी कि बस आए हो तो ऑटिज्म ही होगा और ऐसे थोड़े आए हो, ये वाली बात। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स तो जो ऑटिज्म के एक्सपर्ट्स हो गए हैं वो तो इन बातों को समझने को नहीं है, तो इसलिए उनको सुधारा नहीं जा सकता। उनके बारे में कहने से ये होगा कि अगर फील्ड के कॉम्पिटिटर हैं तो लोग कहेगा कि बस ऐसे ये कर रहे हैं, ये जानबूझ के दूसरे पे ये कर रहे हैं, वो वाली बात हो जाती है। तो सही चीज़ पेरेंट्स को समझा दिया जाए। आप अपने बच्चे की ज़िंदगी किसी के हाथ में दे रहे, क्योंकि 2-3 साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा है, उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, सब कुछ आप किसी और को दे रहे हैं। और वो क्या करता है कि आपका रोल वहाँ पे 0 करता है। मतलब क्या है कि उसने कह दिया ऑटिज्म है और उसके बाद मल्टीपल थेरेपी सेशंस लगा दिए, ये सारी थेरेपी आपको करानी। उसने वो सारा सजेस्ट कर दिया। इसके बाद से आप तो चूंकि पैनिक वाले सिचुएशन में हैं, आपको तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप तो होपलेस से हो गए हैं, आप तो हर जगह यूट्यूब खोलते ही ऑटिज्म 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 भूत पिशाच की तरह आपको आगे पकड़ता है, और आप पूरी तरह से पुष्टि पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए हैं, क्योंकि कन्फर्मेशन बायस्ड है। आपने तो पहले डिसीजन बना लिया और फिर एक एक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत भी जानता है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है हमारे यहाँ, और हम कोई सरकार में तो बैठे नहीं है कि हमको पता हो कि बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी हमारे यहाँ ही होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आदमी खाली होता है ना तो वो ओपिनियन अपना बांटता है, मतलब कि वो राय चंद राय बहादुर करके इस तरह का कुछ हो जाता है, तो वो बिना पूछे हुए बात में भी वो राय देना शुरू करता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग खाली बैठे हुए हैं,
तो इसलिए वो क्या है कि थोड़ा बहुत भी उनको ऑटिज्म कहीं से उन्होंने सुना है, एक आध वीडियो कहीं से देखा है, तो वो सारे बच्चों को जज करते चलते हैं कि इसको तो ऑटिज्म लग रहा है, इसको तो ऑटिज्म लग रहा है। ये बहुत सारे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस हमने देखा, उन्होंने बताया ऐसा। तो हम बार बार वही समझाते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग ये हैं, यहाँ किसी को भी अपने काम से मतलब नहीं है, अपनी लाइफ से उतना इंटरेस्ट, अपनी लाइफ में उतना इंटरेस्ट होता, अपनी लाइफ को उतना मतलब सीरियसली लेते तो काफ़ी आगे तक बढ़ सकते थे। लेकिन नहीं, इनको दूसरे की लाइफ में झांकना, तो उन सब लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो ऑटिज्म आपने सोचा, ऑटिज्म उसने बता दिया, आप अब उस दिन से ऑटिज्म की प्रोसेसिंग करना शुरू किए, और उसके बाद से आपको थेरेपी के लिए कहा गया। थेरेपी में हम बार बार कहते हैं कि अगर बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, उसमें सेंसरी इश्यूज पहले दिखेंगे आपको। क्यों दिखेंगे पता है? क्योंकि वो मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे ही हैं कि जो कि लंबे टाइम तक कोविड के टाइम में स्क्रीन एक्सपोजर उनका ज़्यादा हुआ, और फिर उससे जब हटाया गया, जब काम शुरू हो गया, जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो सारे फ़ोन और सारी चीज़ें घर पे रहती थी। लेकिन जब बाहर जाना है तो फ़ोन ले लिया, घर में लोग अवेलेबल नहीं तो बच्चों को टीवी दिखाने का कोई झंझट नहीं, तब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें दिखनी शुरू हुई कि ये तो नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये तो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, ये तो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही। ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई, और ये सारी प्रॉब्लम जब आपको समझ में आई तो उन सब चीज़ों में नेम रिस्पॉन्ड नहीं करना, हैंड फ्लैपिंग करना एक्साइटेड होके, जो चीज़ें सुनी उसने 6 महीने साल भर तक वही चीज़ें बड़बड़ाना, वही चीज़ें बोलना, उसी तरह का म्यूजिक ये करना, साउंड प्रोड्यूस करना, तो ये सारी सेंसरी इश्यूज ही तो हैं। तो जब ये प्रॉब्लम बच्चे को है तो बच्चे के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी मस्ट है, क्योंकि सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर तो वहाँ डेवलप कर गया, किसी में विजुअल प्रोसेसिंग डिजॉर्डर डेवलप कर गया। वो ब्राइट लाइट को कुछ बच्चा देख के एकदम से ऐसे कर, कुछ बच्चे ऐसे करके देखते हैं। एक बच्ची बता रहे थे हम लोग, पटना से एक बच्ची आ रही है हमारे यहाँ, तो सिर्फ ग्रुप थेरेपी में आती है, जैसे एंटर करेगी ऐसे लेके ऐसे करके, विजुअल प्रोसेसिंग डिजॉर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, नेम कॉल पे रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। टैक्टाइल इशूज और ये सारी चीज़, ये सेंसरी इशूज है। तो इसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए। आप लोग क्या कराते हैं? बिहेवियर थेरेपी, जिसका यहाँ दूर दूर तक कोई मतलब, कोई नाता नहीं है उससे। और बिहेवियर थेरेपी नाम लिया ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, लेकिन उसमें कह रहा फ्लैश कार्ड दिखा रहा है, चिड़िया उड़, तोता उड़, कौआ उड़, यही। तो अब बच्चे को क्या समझ में आएगा? जो स्थिर बैठता नहीं, जो फोकस नहीं करता, जो कंसंट्रेट नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं करता, अपने मन में ही कुछ चीज़ें सोच के हंस रहा है, अपने ही में कूद रहा है, अपने ही में हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, वो आपका चिड़िया उड़, तोता उड़, आदमी उड़, कौआ उड़, ये सब सीखेगा? नहीं सीखेगा। और फिर समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, सॉल्यूशन आपको कुछ नहीं मिल रहा, और जो गोल्डन पीरियड आपका होता है ना 6-7 महीने साल भर का, वो आप गंवा देते हैं। तो जहां हमने कहा कि वर्चुअल ऑटिज्म टाइप सिम्टम्स या सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, इस तरह के सिम्टम्स जहां थे, तो जो चीज़ें चलनी चाहिए थी बेसिक लेवल से, वो नहीं चली। आप उन्हीं सब चंगुल में फंस गए, और उसके बाद समय गंवा दिए। क्लासिकल ऑटिज्म में बच्चा आया, उसके बाद से कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। बच्चे ठीक भी हो जाते हैं तो कुछ कुछ सिम्टम्स उनमें रह ही जाते हैं, क्योंकि उनमें इम्पेशेंट होते हैं कुछ बच्चे। कुछ बच्चों में इकोलेलिया के सिम्टम्स ये हो जाएंगे, कुछ बच्चों में मूड स्विंग रह जाएगा। तो क्लासिकल ऑटिज्म में एंटर करने से पहले ही अगर बच्चे को डील कर लिया जाए और उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ने पे फोकस किया जाए ना, तो बेहतर और हो सकता है बच्चा। अर्ली इंटरवेंशन का रोल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है कि जितनी अर्ली आपने डायग्नोस किया, उतना अर्ली उसका मैनेजमेंट के फेर में पड़ गया, और उतनी अर्ली उसका प्रोग्नोसिस भी हो गया। तो डायग्नोसिस हुआ, मैनेजमेंट के फेर में पड़े, उसका प्रोसीजर फॉलो किया, प्रोग्नोसिस के चांसेस ज़्यादा। इसलिए कहा जाता है कि अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है। और अर्ली इंटरवेंशन यही है जो हमने समझाया कि जब जैसे ही 2-2.25 साल का हो और आसपास के बच्चों से कंपेयर करके देखें कि अगर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उसके हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो थोड़ा ये हो रहा है, खतरे की घंटी तो बच जानी चाहिए। अब उसको, अब ये बात को कुछ लोग सीरियसली इतना ले लेते हैं कि खुद ही बीमार पड़ जाते हैं।
तो फिर आपको ठीक रहना होगा भाई। आप जब ठीक नहीं रहेंगे तो फिर आप अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बच्चों का इलाज बाद में, पेरेंट्स का इलाज पहले। परसों की बात है, संडे को 14-15 लोगों का कंसल्टेशन असेसमेंट का सेशन था। तो संडे जनरली सबके लिए वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, लेकिन मेरा उस दिन सबसे ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, क्योंकि उस दिन एक ही जगह बैठ के बहुत सारे लोगों का ये करना होता है। और ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। 10-15 लोग अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं, कई सारी कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से जब जुड़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती हैं चीज़ें। एक बच्ची नोएडा से थी और अब वो लड़की या लड़का मेरे ध्यान में इतना नहीं आ रहा, लेकिन उसकी मदर जो है 1 साल 8 महीने का बच्चा, उसकी मदर पूरा ऑटिज्म मान के और पूरा परेशान, चेहरे पे स्ट्रेस दिख रहा और पूरी तरह से मतलब ये है, बात में दिख रहा है कि हड़बड़ी है, हड़बड़ाहट है, बेचैनी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। उसके बाद जो भी चीज़ें कह रहे हैं कहीं से भी शुरू कर रही हैं, मतलब सिस्टमेटिक वे में बात तक नहीं कर पा रही। उसके बाद हमने बीच में ही ये रोक के, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन करना होता, सारी चीज़ें लिखनी होती प्रिस्क्रिप्शन पे, लेकिन बीच में ही रोक के हमने उनको समझाया कि आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल ऑटिज्म है। वर्चुअल ऑटिज्म जैसा मैंने बताया कि मतलब उसी तरह के सिम्टम्स, कुछ सेंसरी, मतलब स्टार्टिंग के सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं और अभी इसके पास लगभग 15-16 महीने का समय गोल्डन पीरियड है और अर्ली इंटरवेंशन का एज यही है। इतने दिन अगर, अब मैंने उनको समझाया कि अगर 5-6 महीने आप सही से ध्यान दे दें तो आपका बच्चा 90-95% ठीक हो जाएगा, मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा, बाकी चीज़ें नेचुरल प्रोसेसिंग उसकी होती रहेगी। तो अब उनको कितनी बात समझ में आई नहीं आई ये वो जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आपसे इसीलिए हमको बात करना था क्योंकि आपका वीडियो जब से देखा तब से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव लगी, नहीं तो दिमाग में हमेशा यही चलता था कि अब ये क्या हो गया, ठीक होगा नहीं होगा, इस तरह की बातें होती। तो क्या होता है ना कि हम बार बार कहते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग रहना होगा। शरीर का हेल्थ चाहिए, फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है ना, साइकोलॉजिकल हेल्थ स्टेबल नहीं है ना आपका, तो आप शरीर से कितने भी फिट रहें, आप क्या है कि हमेशा कमज़ोर रहेंगे। कमज़ोर कैसे रहेंगे? इमोशनल स्टेट आपका सही नहीं रहता, आप इमोशनली मेल्ट डाउन ज़्यादा होते हैं, इमोशनल ज़्यादा हैं, आपका मूड स्विंग ज़्यादा होता है, आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आप लालची ज़्यादा हैं, आप ईर्ष्यालु ज़्यादा हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स और डिजीजेज हैं। तो ये चीज़ें जब आपके में रहेंगी तो फिर क्या होगा कि ये आपके ऊपर हावी रहेंगे, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ सोचने से होता, मोटिवेशनल स्पीकर हम नहीं हैं, हमारी बात सुन के मोटिवेट नहीं हो जाना है। इसके पीछे न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोफिजियोलॉजिकल रीजन्स भी हैं। सारा कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल लेवल पे काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जिस हिसाब से सिक्रीट होंगे, प्लेजर हार्मोन है तो सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब सिक्रीट होगा। स्ट्रेस हार्मोन्स हैं तो एसिटाइलकोलिन हो गया, इसके अलावा आपका कॉर्टिसोल वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस हार्मोन के तौर पे आती। ये ही सारी चीज़ें हमारा किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना ज़्यादा हम मोटिवेटेड फील करते हैं, कभी कभार खूब प्लेजर फील करते हैं, कभी स्ट्रेस फील करते हैं, सारा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल लेवल के बेस पे। तो इसको सही से रेगुलेट करके रखने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा और तब जाके सही दिशा में आप काम कर पाइएगा और बच्चे को ठीक कर पाइएगा। हम एक चीज़ बार बार कहते हैं कि देखिए क्या होता है कि एक हैं वो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, दृष्टि IAS वाले, उनका वीडियो हम देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी जेन्युइन आदमी है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और वो मतलब कि कितने ही उनके हज़ारों स्टूडेंट्स उनसे पढ़ के और अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में हैं।
तो हिंदी बेसिकली हमको क्या है कि साहित्य से लगाव है और उनकी बातें, और वो हिंदी पढ़ाते भी हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उनका वीडियो बार बार हम देखते रहते हैं। उनका एक बार मैंने वीडियो देखा हिंदी पे, वो कह रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि जैसे एक आदमी, मान लिया कि हम हैं एक साधारण आदमी जिसको अपनी मातृभाषा, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और राष्ट्रभाषा कहें तो वो हिंदी है, ये दो भाषाएं ही आती हैं। मेरे ऊपर किसी ने कोई केस कर दिया, हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे उस ये में, लेकिन झूठा एक फॉल्स केस लगा दिया गया। कोर्ट में हम कोई वकील पकड़ेंगे, अपने आप को सेफ रखने के लिए तो वकील पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा पकड़ेंगे जिसका रिकॉर्ड काफ़ी ये रहा हो कि हाँ सारा केस वो जीता देता है। तो अब हमने कोई ऐसा वकील पकड़ा, हाई फाई फीस दे के उसको पकड़ लिया। वो क्या कर रहा है कि वो जब कोर्ट में जा रहा है बहस करने, तो वो मेरी मातृभाषा में बहस नहीं कर रहा, जो मुझे समझ है नहीं, वो हिंदी में भी नहीं कर रहा, वो इंग्लिश में जिरह कर रहा, बहस कर रहा। जज साहब इंग्लिश में अपना फैसला सुना रहे हैं और इसमें ये हुआ कि जो आदमी है, जो कि मतलब हम जो क्लाइंट है, वो कल्प्रिट है कि नहीं है, उसको पनिशमेंट हो गया और उसको पता भी नहीं है कि उसका दोष क्या है या फिर बातें क्या हुई, किस आधार पे उसको सज़ा दिया गया, नहीं, उसको कोई नहीं बताया और उसको जेल हो गया। इसी तरह से उन्होंने बताया कि जैसे मेडिकल फील्ड में मरीज गांव देहात के मैक्सिमम पेशेंट्स शहरों में आते हैं, उनकी मातृभाषा मगही हो सकती है, उनकी मातृभाषा भोजपुरी हो सकती है, मैथिली हो सकती है, अलग अलग जगहों के अलग अलग भाषा। हिंदी थोड़ा बहुत वो समझ रहे हैं या फिर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं इंग्लिश में, वो भी ऐसी इंग्लिश कि वो दोबारा खुद ही ना पढ़ पावे कि वो क्या लिखते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या क्या उसने लिख दिया और मरीज को लेके गया ये में, कोई ओटी में गया, कोई आईसीयू में गया, उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मरीज को कुछ नहीं पता, उसके परिजन को कुछ नहीं पता, और फिर वो उसका ऑपरेशन हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई एक्सपायर कर गया, कोई कुछ हो गया, और जिसकी प्रॉब्लम है उसको ही नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम थी। ये बातें पूरी तरह से रिलेटेबल हैं इस ऑटिज्म के ये में भी। आप तो बहुत भोले लोग हैं, आप तो क्या है कि आपको जब आइडिया ही नहीं है, लेमैन है इस फील्ड के लिए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको जब से लगता है कि बच्चे में कुछ डेवलपमेंटल डिले है, आप सर्च करते हैं कि स्पीच, सबसे पहले तो गूगल में आप सर्च करते हैं स्पीच डिलेड स्पीच के बाद धीरे धीरे वो ऑटिज्म का सारा चैनल आपको दिखाना शुरू करता है। आप 2-4 महीने रिसर्च करने के बाद जब आपको लगता है कि अब हमसे नहीं ये हो पाएगा, तो आप कहीं जाते हैं, उसने भी ऑटिज्म बोल दिया, आप उसके बाद से ये बोलने लगते हैं। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है आपके बच्चे की, ना वो समझाना उचित समझता है और ना आप समझना उचित समझते हैं, क्योंकि आप तो गए ही थे ऑटिज्म कन्फर्म करने के लिए और आपने ऑटिज्म कन्फर्म पा लिया। उसके बाद बस हो गया, यहीं से खेल शुरू हुआ। अब यहाँ से ठीक होने का खेल नहीं, यहाँ से और केस को बिगड़ने का खेल शुरू होता। तो अगर कोई कुछ कहे, वो एक्सपर्ट है, अगर वो कुछ बात कहता है तो उसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि हाँ अगर इसको ऑटिज्म है तो क्यों है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो क्यों है, ADHD है तो क्यों है, और इसमें क्या क्या पेरेंट्स का रोल हो सकता है। और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो पेरेंट्स का ही होना चाहिए ना जी। 22-23 घंटे पेरेंट्स बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो उनसे बेहतर ऑब्जर्वर कौन रहेगा। ऑब्जर्व तो वो कर रहे हैं 22-23 घंटे, उसके सारे साइन सिम्टम्स, तो उसके रोल को जीरो करके कि नहीं जो करेंगे हम करेंगे, आप सिर्फ तमाशा देखिए, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो ये जो कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो 6 महीने में ठीक होने वाला केस है वो 6-6 साल तक जाता है। उसके बाद भी हाथ में कुछ आएगा कि नहीं आएगा ये भगवान भरोसे। हम बार बार एक बात कहते हैं, आप लोगों को समझ आए ना आए, हम तो हमेशा कहेंगे कि जब बच्चे को प्रॉब्लम आपके है
तो आपको उसका मतलब डबल रोल प्ले करना होगा। आपको पेरेंट्स का भी रोल प्ले करना होगा, आपको उसके थेरेपिस्ट या हीलर का रोल प्ले करना होगा। नहीं तो फिर आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा। आप ओवर पेरेंटिंग ही कर लीजिए, ओवर केयरिंग ही कर लीजिए, इन सब चीज़ों से बच्चा ठीक होने को नहीं है। इसलिए जागो ग्राहक जागो प्रोग्राम और वो एडवर्टीजमेंट आजकल, कल ही तो हम कहीं हॉल में गए थे तो दिखा रहा था। तो जागो ग्राहक जागो वाली बात जो है ना, अभी से भी समझ लेंगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम क्यों बार बार कहते हैं, आप लोग समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हम पेरेंट्स को ठीक करेंगे, वो बच्चे को ठीक करेंगे। पेरेंट्स को ठीक करने का मतलब सारे पेरेंट्स बीमार नहीं है, सारे स्ट्रेस में नहीं है, सारे एंजाइटी में नहीं है, लेकिन अभाव है, नॉलेज का अभाव है। तो वो चीज़ें हम इंक्रीज करेंगे, वो चीज़ें हम आपको अवेयर करेंगे, वो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, और तब आप वो चीज़ें बच्चे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, गारंटेड इम्प्रूवमेंट होगी। इसलिए बार बार कहते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। ऑटिज्म क्योर हो सकता है, अवेयर भी होना होगा। किससे? फेक ऑटिज्म एक्सपर्ट से। किससे? ये जो ऑटिज्म करार देने पे लगे हुए हैं इन लोगों से। किससे? जिस तरह के ये फ्रॉड विज्ञापन और दवाएं और ये सारी चीज़ें चलती हैं, इन सब चीज़ों से अवेयर होना। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होइएगा? जब आपके पास नॉलेज रहेगा तब तो पॉजिटिव होएगा, ऐसे ही थोड़े पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप ये टर्म कंडीशन को फुलफिल करें, ऑटिज्म क्योर हो सकता है और आपका बच्चा भी मेन स्ट्रीम से जुड़ सकता है, सारी चीज़ें उसमें नॉर्मल हो सकती हैं, बशर्ते कि हम जितनी ईमानदारी से चीज़ों को समझाना चाहते हैं उतनी ही ईमानदारी से अगर आप भी अपने बच्चे को लेके हमारे साथ आते हैं और हमारे मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में भागीदार बनते हैं, तो 5 साल के अंदर हम लोग इतना तो ज़रूर कर देंगे कि हर एक लोगों को ये पता हो जाए कि उसके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। हम बार बार एक बात कहते हैं ना कि ऑटिज्म जिसको आप बीमारी समझ रहे हैं, ये बीमारी है ही नहीं। ऑटिज्म कोई बीमारी ही नहीं है, ये लाइफस्टाइल आपका इस तरह का हो गया है ना, उसका एक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल बिगड़ने वाला डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल हमारा न्यूक्लियर फैमिली में रहना, हमको एकदम से सेपरेट प्राइवेसी मेंटेन करनी, और ये लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है। और लाइफस्टाइल सुधारेंगे, बच्चे सुधर जाएंगे, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जिस पर्पस से हम वीडियो बनाए वो मेरा पर्पस फुलफिल हो रहा है, तो बस इतना ही हमको चाहिए। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। एक बात और लास्ट में बता देते हैं कि मैक्सिमम लोगों का कमेंट आता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ें, या फिर आपसे सेशन लेना चाहते हैं, कैसे जुड़ें, आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कैसे जुड़ें। देश दुनिया जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप हिंदी भाषी हैं, वो किसी अलग ग्रह से भी आप देख रहे हैं, हिंदी भाषी अगर हैं, हिंदी भाषी क्यों हम कहते हैं, हाँ एक किसी ने पूछा था कि सर आप हिंदी भाषी की बात करें, मतलब इंग्लिश वाले लोग के लिए, उनके लिए भी है, लेकिन हम वीडियो हिंदी में बनाते हैं क्योंकि जनमानस की भाषा यही है, सब तक ये पहुँचे। तो जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम लग रही है और थोड़ा डाउट भी है, तो बिना हिचक हमारे ये जो नंबर मैनेजमेंट का है, इस पर आप कांटेक्ट करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करा सकते हैं, और आप अपने बच्चे को अपने घर पे रह के ही ठीक कर सकते हैं। इधर उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें पसंद आ गई होंगी और समझ भी आ गई होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।